Let us continue further in the chapter Procedure, Warehousing and Duty Drawback. Export procedure under custom. एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाता है ये आप देखने जा रहे हैं. वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. इन केस यू हैव टू डू एक्सपोर्ट, सबसे पहला काम यू हैव टू डू वैल्यूएशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. राइट क्लासिफिकेशन आपको राइट टैरिफ तक पहुंचाएगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या एप्लीकेबल है, ठीक है. एंड वंस यू नो द रेट ऑफ ड्यूटी, तो उसके बाद फिर और क्या चाहिए आपको, वैल्यूएशन भी चाहिए, क्योंकि अगर एसेसेबल वैल्यू होगी तभी आप उसमें रेट ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द एक्सपोर्ट टैक्सेस कितना पे करना है ये पता चलेगा. क्या वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट टैक्स पे करने के लिए ही किया जाता है? बिल्कुल नहीं. वैल्यूएशन के और भी कारण है. कभी कभी हमें टैक्सेस पे नहीं करना है एक्सपोर्ट पे, हमें गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेना है, इसलिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है. तो वैल्यूएशन टैक्सेस पे करने के लिए भी हो रहा है और बेनिफिट लेने के लिए भी हो रहा है, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लासिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम राइट टैरिफ तक पहुंचे और राइट रेट ऑफ ड्यूटी हमें पता चले. देन उसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट. आपको एक्सपोर्ट की इनवॉइस रेडी करनी होगी. पैकिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है? और शिपिंग बिल उसके बाद है. शिपिंग बिल का तो मतलब होता है गुड्स की डिटेल, क्या क्या गुड्स आप भेज रहे हैं वो है शिपिंग बिल, ठीक है. पैकिंग लिस्ट क्या होती है? पैकिंग लिस्ट बेसिकली होती है कि कितने बॉक्सेस हैं, मतलब ओवरऑल गुड्स को पैक करके कैसे भेजा गया है, ठीक है. तो दैट इज पैकिंग लिस्ट, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पैकेट, ये आप कह सकते हैं. ये आपको तैयार करना होगा. गारंटी रिसिप्ट और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, सर्टिफिकेशन फ्रॉम रेलेवेंट अथॉरिटी, ठीक है. सेल्फ रिमूवल और फिजिकल रिमूवल आफ्टर सीलिंग गुड्स, दैट इज वन टाइम बॉटल सील. गुड्स की सीलिंग होगी फॉर रिमूवल. एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स बिफोर ग्रांटिंग लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बाय द कस्टम ऑफिसर. कस्टम ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने से पहले एक बार गुड्स को एग्जामिन करता है. इनफैक्ट वो कुछ बॉक्सेस को ओपन करके कुछ प्रोडक्ट्स को भी वो क्या करता है, देखता है, फिजिकली वेरीफाई करता है. फिर आपको कस्टम पोर्ट पे उसे रीपैक करना होता है और फिर सेंड करना होता है. जैसे मान लीजिए हम अपने गोडाउन से 100 कार्टून लेके पहुंचे कस्टम पोर्ट पे कि हमें ये एक्सपोर्ट करना है, तो कस्टम वाले क्या करते हैं, उस माल को चेक भी करते हैं. तो एक आध कार्टून आपके वो क्या करेंगे, फाड़ भी देंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप सही जो माल आप एक्सपोर्ट बता रहे हो वही माल है भी कि नहीं है, ठीक है. तो फिर हमें वो कस्टम पोर्ट पे रीपैक वगैरह करना पड़ता है और फिर हम सेंड करते हैं. तो एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स बिफोर ग्रांटिंग लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बाय द कस्टम ऑफिसर. देन बिल ऑफ लैडिंग एयरवे बिल विल बी रिसीव्ड फ्रॉम इंचार्ज ऑफ कन्वेंस आफ्टर सबमिटिंग शिपिंग बिल. बिल ऑफ लैडिंग या फिर एयरवे बिल. बिल ऑफ लैडिंग मिलता है शिप के केस में और एयरवे बिल मिलता है इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट. ये एयरक्राफ्ट में मिलेगा और बिल ऑफ लैडिंग मिलेगा शिप पे. विल बी रिसीव फ्रॉम इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस आफ्टर सबमिटिंग शिपिंग बिल. बेसिकली ये एक्नॉलेजमेंट होती है जो पर्सन इंचार्ज होता है ऑफ द व्हीकल कि ये माल उसने रिसीव किए हैं. बेसिकली जब हम शिप वाले को माल देते हैं ना कि ये लो एक्सपोर्ट करना है, तो हम उससे क्या ले लेते हैं, बिल ऑफ लैडिंग. बिल ऑफ लैडिंग वो लिख के देता है कि ये सामान हमने पाया है. और अगर हम एयरक्राफ्ट से अपना माल भेजते हैं तो एयरक्राफ्ट का जो पर्सन इंचार्ज है वो क्या करता है, हमें लिख के देता है कि क्या क्या माल उसने रिसीव किया है. लेट export can be granted by custom officer to the conveyance after submission of export general manifest by in charge of conveyance. अब EGM क्या होता है, जैसे IGM होता है बिल्कुल उसी तरीके से EGM होता है. यहाँ पे एक्सपोर्ट करते समय वो EGM सबमिट करता है कि ये माल लेके अब हम जा रहे हैं, ठीक है. तो अब कस्टम ऑफिसर क्या करता है, उसको क्लियरेंस ऑर्डर देता है कि अब आप लेके निकल सकते हैं. तो लेट एक्सपोर्ट यही होता है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर. लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर का मतलब होता है अब आप व्हीकल को रिमूव कर सकते हैं, आप कन्वेंस को रिमूव कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ EGM मैंडेटरी फ्रॉम 10/5/2013. अब 10/5/2013 से ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मैंडेटरी हो चुकी है. फिजिकली ये एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट अब नहीं लिया जाता है. एक्सपोर्ट प्रोसीजर अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स.
Exporter can furnish bond or letter of undertaking instead of paying integrated tax at the time of exporting goods and services. In case IGST has been paid, the exporter can seek refund of the tax paid. हम आपको बताते हैं क्या क्या तरीके होते हैं. एक्सपोर्ट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, ठीक है. एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेइंग टैक्सेस. और दूसरा तरीका है पे IGST on export and take refund. आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेइंग टैक्सेस. यहां टैक्सेस का मतलब कौन सा टैक्स है? इट इज टॉकिंग अबाउट IGST. हम GST की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल बस, ठीक है. आप बॉन्ड या एलयूटी के तहत विदाउट पेइंग IGST आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका यह है कि आप एक्सपोर्ट पे IGST पे करें और उसका रिफंड ले लें. अब बात समझिएगा, GST लॉ में आपने पढ़ रखा है कि सेलिंग आउट ऑफ कंट्री, that is export, will be treated as an interstate sale. Since it's an interstate sale, तो इस पे क्या लगेगा? IGST, ठीक है. तो आप IGST पे कर लिए, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इंकरेज करती है, इसलिए आपको रिफंड दे देगी. दूसरा तरीका यह है कि आप बॉन्ड के तहत, बॉन्ड इज एन अंडरटेकिंग, कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी गलत पाया जाता है या फिर हम इनवॉइस बनाने के बाद हम एक्सपोर्ट नहीं किए, एक सर्टेन समय दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर आप एक्सपोर्ट नहीं किए, इनवॉइस बना लिए थे, आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे में हम आपसे टैक्सेस रिकवर कर लेंगे. LUT इज अगेन अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द टैक्स पेयर, यू कैन से, ठीक है, जिसमें टैक्स पेयर अपने लेटर हेड पे ये बात लिख के देता है कि हम कमिट करते हैं कि वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट, एंड इसलिए उसको अलाउ कर दिया जाता है विदाउट पेइंग टैक्सेस, ठीक है. तो बॉन्ड LUT के तहत आप एक्सपोर्ट करिए बिना टैक्सेस पे किए, या फिर आप IGST पे करके उसका रिफंड ले लीजिए. Exporter can furnish bond or letter of undertaking instead of paying integrated tax at the time of exporting goods and services. In case IGST has been paid, exporter can seek refund of tax paid. IGST is levied on the supply of any goods and services in the course of interstate trade or commerce. As per the IGST Act, export and import of goods and services are deemed to be a supply in the course of interstate trade or commerce. IGST Act के हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है? Is an interstate trade or commerce. Supplies of goods and services for export have been categorized as zero rated supplies. Goods and services के एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड कैटेगरी में डाला गया है, implying that the goods could be exported under bond or letter of undertaking without payment of integrated tax followed by claim of refund. अब बिना बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत बिना टैक्स पे किए क्या कीजिए? टैक्स एक्सपोर्ट कर दीजिए. Under Section 75 of the IGST Act 2017, supply will be treated as interstate supply when supplier is located in India, the place of supply is outside India, or the place of supply is in SCZ unit. तो IGST कब लगता है? इंटरस्टेट सप्लाई पे. और इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है? अगर सप्लायर इंडिया में है और माल इंडिया के बाहर बेच रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, और या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई इज SCZ यूनिट. अगर मान लीजिए SCZ में भी माल सप्लाई किया जा रहा है तो उसे भी क्या बोला जाता है? इंटरस्टेट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इंडिया एंड दिस इज वन ऑफ द स्टेट, ठीक है. इस स्टेट में इस प्लेस पे प्लेस ऑफ सप्लायर है ये, दिस इज प्लेस ऑफ सप्लायर, और यहां पे SCZ है, दिस इज SCZ, ठीक है. ये क्या कहलाएगा? इंटरस्टेट. दूसरी बात करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेट, ये स्टेट था ना, ये एक पर्टिकुलर स्टेट था, इसी स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लायर भी, इसी स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई भी है. ये भी जो ट्रांजैक्शन होगा इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी इंटरस्टेट बोलते हैं.
यानी SEZ अगर सेम स्टेट में हो या फिर डिफरेंट स्टेट में हो, SEZ में सप्लाई हो रही है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है। और अगर इंडिया के बाहर सप्लाई हो रही है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई है। Further, export would be considered as zero-rated supply under Section 16 of the IGST Act. Any person making zero-rated supply, that is, any exporter, shall be eligible to claim refund under either of the following option, namely, he may supply goods and services of both subject to such conditions, safeguard and procedure as may be prescribed on payment of integrated tax and claim refund of such tax paid on goods and services of both supplied in accordance with the provision of Section 54. कह रहा है टैक्सेस पे कर दीजिए आईजीएसटी एक्सपोर्ट करते समय और फिर उसका रिफंड क्लेम बना लीजिए सेक्शन 54 के तहत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी, ही मे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ अंडर बॉन्ड और एलयूटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, सेफगार्ड प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एंड क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। कह रहा है कि आप बिना आईजीएसटी पे किए क्या कीजिए, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दीजिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का आप रिफंड क्लेम कर लीजिएगा। बात समझिए। अगर आप बॉन्ड और एलयूटी के तहत बिना टैक्सेस पे किए एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आपने आउटपुट पे तो आईजीएसटी पे नहीं किया, लेकिन आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पड़ी हुई है, उसका रिफंड ले लीजिए। और अगर आपने आईजीएसटी पे किया एक्सपोर्ट पे तो आईजीएसटी जो पे किया उसका रिफंड लीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी रिफंड लेना पड़ेगा, यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी रिफंड लेना है। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड ना लेके आप दुनिया भर के और बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए या ड्यूटी ड्रॉबैक ले लीजिए। अभी आगे चल के ये भी सीखेंगे हम, ठीक है, कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के एवज में ही दूसरे एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलते हैं। या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लीजिए और या तो फिर क्या कीजिए, आप जो बाकी बेनिफिट्स एक्सपोर्ट के तहत है वो बेनिफिट ले लीजिए। इसके बाद ये आप इग्नोर कर लीजिए इसको, ये जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा है ना पॉइंट ए एंड बी, इसी को फिर फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, वी डोंट रिक्वायर दिस। आइए यहां पे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एज बिलो। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो उसके लिए क्या सिस्टम है, प्रोसीजर है, इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ऑप्शन टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स shall furnish prior to export a bond or a letter of undertaking in form GST RFD 11 to the jurisdictional commissioner, binding himself to pay the tax due along with the interest specified under subsection 1 of section 50 within a period of, क्या कहता है, any registered person availing the option to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall furnish prior to export, एक्सपोर्ट करने से पहले उसे बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना होगा, किसमें, इन फॉर्म GST RFD 11 टू द जुरिसडिक्शनल कमिश्नर, बाइंडिंग हिमसेल्फ टू पे टैक्स along with the interest specified under section 1 of section 50 within a period of, जिसमें इसमें बेसिकली एक अंडरटेकिंग होती है कि आप अभी तो टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं लेकिन आप टैक्स पे करने के लिए लायबल बन जाएंगे along with interest इतने समय के अंदर, क्या, 15 days after the expiry of 3 months from the date of issue of invoice for export if the goods are not exported out of India। क्या कह रहा है, इनवॉइस जिस दिन की गई है उसके 3 महीने के बाद 15 दिन और अगर यहां तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ है तो ऐसे केस में आप टैक्सेस पे कर देंगे, आईजीएसटी पे कर देंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। फिर से सुनिएगा, हम इनवॉइस बना रहे थे, हमने बोला दिस इज एन एक्सपोर्ट इनवॉइस, ठीक है, और इसलिए हमने उस पर आईजीएसटी नहीं लगाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बॉन्ड और एलयूटी ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, ठीक है। लेकिन उस बॉन्ड और एलयूटी में यह बात लिखी हुई है कि अगर आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाने के 90 दिन के 3 महीने के 15 दिन और बाद, ठीक है, 3 महीना बीतने के 15 दिन और बाद तक अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब 3 मंथ प्लस 15 डेज तक अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो ऐसे केस में क्या होगा, यू विल बी लायबल टू पे आईजीएसटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। दूसरा, 15 days after the expiry of 1 year or such further period as may be allowed by the commissioner from the date of issue of invoice for export if the payment for such services,
द पेमेंट फॉर सच सर्विसेज इज नॉट रिसीव बाय द एक्सपोर्टर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, और उसके साल भर प्लस 15 दिन, 1 ईयर प्लस 15 डेज में अगर पैसे विदेश से नहीं आए तो हमें टैक्सेस पे करने होंगे। बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी क्यों नहीं ले रही है? गवर्नमेंट कह रही है आप देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, आप फॉरेन एक्सचेंज देश में लाते हो, इसीलिए तो हम एक्सपोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं और आपसे टैक्सेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन पैसे आए ही नहीं, तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या कर रही है? कह रही है कि फिर वो टैक्सेस दीजिए आप हमको, ठीक है। तो कब तक पैसे आ जाने चाहिए विदेश से? 1 साल प्लस 15 दिन। और एक्सपोर्ट कब तक हो जाना चाहिए? 3 महीना प्लस 15 दिन। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये बात, इनवॉइस काटने के 3 महीना प्लस 15 दिन में एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, पैसे इनवॉइस काटने से 1 साल प्लस 15 दिन में पैसे आ जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें आईजीएसटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। Point number 2, the details of export invoices contained in form GSTR1 furnished on the common portal shall be electronically submitted to the system designated by custom, and confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India shall be electronically transmitted to the common portal from the said goods. जब हम अपनी GSTR1 भरते हैं उसमें क्या डाला जाता है? सेल की डिटेल, ठीक है। हम उसमें एक्सपोर्ट सेल्स की भी डिटेल डालेंगे। कह रहा है कि ये ऑटोमेटिक लिंक्ड होगा कस्टम से, ठीक है, और कस्टम वाले कंफर्म कर देंगे कि इतना माल एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बेसिकली हम जीएसटीआर के पोर्टल पे क्या करेंगे, जब अपना GSTR1 फिल करेंगे तो अपनी सेल की सारी डिटेल डालते हैं। हम जितनी भी सेल की डिटेल डालेंगे एज एन एक्सपोर्ट, ठीक है, तो कस्टम से वो लिंक्ड होगा और कस्टम खुद ही वेरीफाई कर देगा कि ये माल हमारा एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। Where the goods are not exported within the time specified in sub rule 1, अगर गुड्स को आपने एक्सपोर्ट नहीं किया जो टाइम लिमिट दी गई है 3 महीना प्लस 15 दिन, and the registered person fails to pay the amount mentioned in the said sub rule, और पर्सन ने टैक्सेस भी पे नहीं किया, the export as allowed under bond or LUT shall be withdrawn। अब आपको बॉन्ड और LUT के तहत एक्सपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा, ये विड्रॉ कर लिया जाएगा। यानी अब अगर आपको ये एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको टैक्सेस पे करके ही एक्सपोर्ट करना होगा। Forthwith and the said amount shall be recovered from the registered person in accordance with the provision of section 79, और उसके रिकवरी के अपने प्रोसीजर हैं, वो रिकवर किया जाएगा, ठीक है। फिर से समझिए, आपने इनवॉइस काटने के 3 महीना 15 दिन में एक्सपोर्ट नहीं किया और आपने पैसे भी टैक्सेस के जमा नहीं किए, तो कोई बात नहीं, उसके रिकवरी के प्रोसीजर तो चलेंगे। इन द मीन टाइम आपका बॉन्ड और LUT विड्रॉ कर लिया जाएगा। यानी फर्दर कोई आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन वो अलॉन्ग विद टैक्सेस होगा। The export is allowed under bond or LUT withdrawn in terms of sub rule 3 shall be restored immediately when the registered person pays the amount due। कह रहा है कि अभी जो हम आपको बता रहे थे कि आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा बॉन्ड और LUT और आपको एक्सपोर्ट के समय टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कह रहे हैं ये रीस्टोर हो जाएगा, मतलब वापस से आपको बॉन्ड और LUT मिल जाएगा अगर आपने वो टैक्सेस पे कर दिए, ठीक है। आपका टैक्सेस का बकाया चल रहा था, इसीलिए तो बॉन्ड और LUT विड्रॉ किया गया था, आपने वो टैक्सेस पे किए, बॉन्ड और LUT वापस से रीस्टोर हो जाएगा, फिर फर्दर एक्सपोर्ट कीजिए विदाउट पेइंग टैक्सेस, चलेगा ऐसा। The board by way of notification may specify the condition and safeguard under which a letter of undertaking may be furnished in place of a bond। 6. The provision of sub rule 1 shall apply mutatis mutandis in respect of zero rated supply of goods or services of both to a special economic zone developer or a special economic zone unit without payment of integrated tax। कह रहा है the provision of sub rule 1 shall apply mutatis mutandis in respect of zero rated supply of goods or services to both a special economic zone developer or special economic zone unit without payment of integrated tax। कह रहा है वही जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोसीजर है वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे अगर आप माल किसको देते हो, SCZ की यूनिट को देते हो या फिर SCZ के डेवलपर को देते हो। SCZ के डेवलपर या फिर SCZ की यूनिट को अगर आप माल देते हैं तो सेम प्रोविजन विल अप्लाई, मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड और LUT के तहत विदाउट पेइंग टैक्सेस आप उसको रिमूव कर सकते हैं। There are certain circulars which have been issued by CBSE with respect to this export procedures। आइए उनको देख लेते हैं। Point number 1, eligibility to export under LUT। The facility of export under LUT has now been extended to all registered person who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax। LUT के तहत
एलयूटी के तहत एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ये बेनिफिट सभी रजिस्टर्ड पर्सन को अवेलेबल है, ठीक है, except those who have been prosecuted for any offense under CGST Act or IGST Act or any of the existing laws and the amount of tax evaded in such cases exceed 250 लाख। कह रहा है कि सभी को ये बेनिफिट अवेलेबल है, सिर्फ उनको नहीं अवेलेबल है जिनको सीजीएसटी एक्ट के तहत, आईजीएसटी एक्ट के तहत या फिर किसी भी कानून के तहत प्रोसिक्यूट किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने 250 लाख रुपए से अधिक के टैक्स का फ्रॉड किया था। अगर ऐसा नहीं है तो आपको परमिशन है, आप एलयूटी के तहत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन नहीं कर सकता है एलयूटी के तहत एक्सपोर्ट? जिनका सीजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में या किसी भी कानून के तहत टैक्स इवेजन किया है, जिसने कितने रुपए का, 250 लाख रुपए से ऊपर का। 250 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स का गड़बड़ी किया है, जिसने टैक्स इवेट किया है। वैलिडिटी ऑफ एलयूटी, एक बार आपने एलयूटी दे दिया तो कितने साल तक वो एलयूटी वैलिड रहेगा? वैलिडिटी ऑफ एलयूटी इज 1 ईयर। द एलयूटी शैल बी वैलिड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। इट शैल बी वैलिड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मान लीजिए आपने 18-19 में एलयूटी सबमिट किया है तो 18-19 के लिए वो वैलिड है, ठीक है। 19-20 के लिए आपको एलयूटी फिर से साइन करना पड़ेगा। द एलयूटी शैल बी वैलिड फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज टेंडर्ड। However, in case goods are not exported within the time specified in sub-rule 1 of Rule 96A of the CGST rules and the registered person fails to pay the amount mentioned in the sub-rule, the facility of export under LUT will be deemed to have been withdrawn. ये बात हमने आपको बता दी है कि 3 महीना प्लस 15 दिन के अंदर इनवॉइस काटने के एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है तो LUT आपका विड्रॉ भी हो जाता है, ठीक है। If the amount mentioned in the sub-rule is paid subsequently, the facility of export under LUT shall be restored. ये भी बात हमने आपको बताई है कि अगर फिर वो आप टैक्सेस जमा कर देते हैं तो ऐसे में एलयूटी रीस्टोर भी हो जाती है। As a result, export during the period from when the facility to export under LUT is withdrawn till the time the same is restored shall be either on payment of applicable IGST or under bond with the bank guarantee. तो जिस समय एलयूटी वर्क नहीं कर रही है, एलयूटी सस्पेंड करा दिया गया आपका, ठीक है, उतने समय के अंदर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो या तो आप टैक्सेस पे करके एक्सपोर्ट करेंगे या फिर बॉन्ड के तहत करेंगे। बॉन्ड इज व्हाट? बेसिकली गारंटी, ठीक है। फॉर्म फॉर बॉन्ड और एलयूटी, बॉन्ड और एलयूटी के लिए फॉर्म कौन सा है? जीएसटी आरएफडी 11, ठीक है। आरएफडी शॉर्ट फॉर्म है रिफंड का, ठीक है। जीएसटी आरएफडी 11 जीएसटी के पोर्टल पे मिलेगा। टिल द टाइम जीएसटी फॉर्म जीएसटी आरएफडी 11 इज अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल, द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सपोर्टर में डाउनलोड द फॉर्म GST RFD 11 from the website of the Central Board of Excise and Custom and furnish the duty filled form to the jurisdictional deputy oblique assistant commissioner having jurisdiction over their principal place of business। और अपने jurisdictional deputy oblique assistant commissioner को वो सबमिट कर दीजिए फिल करके फॉर्म। The LUT shall be furnished on the letterhead of the registered person in duplicate and it shall be executed by the working partner, managing director or the company secretary or the proprietor or by a person duly authorized by such working partner or board of director of such company or proprietor। कौन साइन करेगा ये बताया हुआ है। The bond wherever required shall be furnished on non-judicial stamp paper. It has to be furnished on non-judicial stamp paper of the value as applicable in the state in which bond is being furnished। कितने रुपए के ट्रांजेक्शन के लिए कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लगता है, ये स्टेट एक्ट में होता है। अकॉर्डिंगली उतने रुपए का आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। Document for LUT. Self-declaration to the effect that the condition of LUT have been fulfilled shall be accepted unless there is specific information otherwise. That is, self-declaration by the exporter to the effect that he has not been prosecuted should suffice for the purpose of notification number 37/2017, Central Tax dated 4 October 2017. Verification, if any, may be done on post facto basis. तो डॉक्यूमेंट्स फॉर एलयूटी आपको बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एलयूटी के लिए। तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही चाहिए होती है मेनली, ठीक है। क्या सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपको कभी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है, जेल नहीं गए हो, ठीक है। अगर आप कभी भी प्रोसिक्यूट हुए हो तो ऐसे केस में आप एलयूटी के तहत नहीं जा सकते हो। Bank guarantee. Since the facility of export under LUT has been extended to all registered persons, bond will be required to be furnished by those persons who have been prosecuted for cases involving an amount exceeding rupees 250 lakh. A bond in all cases shall be accompanied by a bank guarantee of 15% of the bond amount.
तो देखिए अगर मान लीजिए आपको प्रोसिक्यूशन वगैरह हो रखा है तो आपको बैंक के साथ जाना पड़ेगा, आपको एलयूटी के तहत तो जा नहीं सकते हो सिर्फ, तो वहां एलयूटी तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको बैंक गारंटी देनी होगी 15% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट की, मतलब आप बॉन्ड के तहत जाएंगे और साथ में बैंक गारंटी भी चलेगी, ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट करने के क्या तरीके हैं, कुल मिला के एक्सपोर्ट करने का तरीका हो गया, एक तो एलयूटी, दूसरा या तो बॉन्ड देके आप विदाउट टैक्सेस कर लीजिए, एलयूटी विदाउट टैक्सेस है, बॉन्ड विदाउट टैक्सेस है, लेकिन बॉन्ड के साथ साथ बैंक गारंटी भी अब लगती है। पहले से बॉन्ड से काम चल जाता था, अब सारी जगह पे जहां जहां भी बॉन्ड रिक्वायर्ड था वहां पे बैंक गारंटी भी हो चुकी है, कुछ ना कुछ अमाउंट की बैंक गारंटी है, जैसे यहाँ पे 15% बैंक गारंटी देना होगा बॉन्ड के साथ। और तीसरा है पे टैक्सेस। डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब दिस इज नॉट एन एक्सपोर्ट बट दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी एक्सपोर्ट, दिस नॉट एक्सपोर्ट, वी आर नॉट मूविंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया but this shall considered to be export for all the export benefits. The term deemed export is an export without actual export. Deemed export is an export without actual export. It means goods and services are sold and provided respectively within India and payment also received in Indian rupees. हम माल इंडिया में दे रहे हैं, पैसा भी इंडिया में इंडियन रुपीज में ही आ रहा है। As per foreign trade policy, the following few transactions can be considered as deemed export. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से इनको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। क्या क्या है? सेल ऑफ गुड्स टू यूनिट सिचुएटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग, अगर हम गुड्स कहां पे भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। तो इफ द गुड्स आर सोल्ड टू अ यूनिट विच इज लोकेटेड इन ईओयू, एसटीपी, ईएसटीपी, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स टू फर्टिलाइजर प्लांट, sale of goods to United Nation agencies, sale of goods to project financed by bilateral agencies, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए इतनी चीजें कि इनको अगर हमने माल बेचा तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, डीम एक्सपोर्ट। नाउ कमिंग टू ड्यूटी ड्रॉबैक, व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक? ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक्सपोर्ट पे नो टैक्स नहीं ले रही है, क्योंकि अगर आप जीएसटी पे करते भी हो तो उसका रिफंड मिल जाता है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जो माल हमने एक्सपोर्ट किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो पड़ा हुआ है, जो माल आपने एक्सपोर्ट किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो पड़ा हुआ है। तो यू कैन ईदर गो फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट और यू कैन गो फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्या होता है, एक्चुअल में जितने आपने टैक्सेस पे किए हैं गवर्नमेंट वो आपको वापस कर देगी। और ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स रेट डिसाइड कर रखा है, ऑल इंडस्ट्री रेट, इसको हम बोलते हैं AIR। गवर्नमेंट ने एक AIR रेट प्रिस्क्राइब कर रखा है जो सीधे आपकी FOB वैल्यू पे लगा दिया जाता है, जो आपकी एक्सपोर्ट की FOB वैल्यू होगी उस पे अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 20% AIR रेट है, आपने 1 लाख रुपए FOB का माल एक्सपोर्ट किया तो इंटू 20% 20,000 रुपए आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक। और इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको लेनी है तब तो उसका नॉर्मल प्रोसीजर है, आपने जो जो टैक्सेस पे किए हैं एग्जैक्टली उसी अमाउंट की आपको क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली डीबीके में थोड़ा सा ड्यूटी ड्रॉबैक में थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो जाता है एज कंपेयर टू इनपुट टैक्स रेट, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी आसान होती है, ठीक है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। तो आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेना है तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे तो आप कोई टैक्सेस पे कर नहीं रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड फॉर द फॉलोइंग: इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। क्या क्या चीजों का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, आपने इंपोर्ट किया, ठीक है, और फिर आपने उसी माल को एक्सपोर्ट किया तो जो इंपोर्ट ड्यूटी पे किए थे उसका ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदुस्तान में अगर वो माल आपने बनाया है तो ऐसे में क्या पे किया होगा, जीएसटी पे किया होगा, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे।
ड्यूटी ड्रॉबैक किसका मिलता है? सुनिए, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा कब? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। हमने जो माल एक्सपोर्ट किया है वो या तो हमने खुद हिंदुस्तान में बना के एक्सपोर्ट किया होगा, हिंदुस्तान में खरीद के हमने एक्सपोर्ट किया होगा, या फिर विदेश से मंगा के हमने एक्सपोर्ट किया होगा। अगर हमने हिंदुस्तान में बना के या फिर खरीद के हमने एक्सपोर्ट किया है तो हमने जीएसटी पे किया होगा, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। और अगर हमने इंपोर्ट करके माल को एक्सपोर्ट किया है तो इंपोर्ट करते समय हमने क्या पे किया होगा? इंपोर्ट करते समय हमने क्या पे किया होगा? इंपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा, उसका ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्रेडिट लेना चाहते हैं तो क्या हमको इंपोर्ट की सभी ड्यूटी की क्रेडिट मिलती है? इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट नहीं, हमको बीसीडी की क्रेडिट नहीं मिलती है, हमको ईसी की क्रेडिट नहीं मिलती है, हमको एसएचईसी की क्रेडिट नहीं मिलती है। हमको क्रेडिट सिर्फ किसकी मिलती है? आईजीएसटी की, सिर्फ इसकी क्रेडिट मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसके साथ जाते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर हम ड्यूटी ड्रॉबैक के साथ जाते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक तो सीधे मेरे एफओबी पे एक सर्टेन परसेंटेज अप्लाई किया जाता है, वॉट एवर द परसेंटेज इज, और हमको क्या मिल जाता है? फुल वैल्यू पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट। व्हाट इज री एक्सपोर्ट? री एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इसको कहा जाता है री एक्सपोर्ट। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब अपने देश का माल एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो दो कैटेगरी होती है ड्यूटी ड्रॉबैक की, खरीद के विदेश से माल विदेश में देना, अपने देश का माल विदेश में देना। अपने देश का माल विदेश में देते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, विदेश से खरीद के विदेश में माल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? री एक्सपोर्ट बोलते हैं। पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। Originally, the goods should have been imported into India. Custom duty on import should have been paid. Goods इंडिया में इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट करते समय उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे किया गया। दूसरा, imported goods should be capable of being easily identifiable as the same goods which were originally imported. जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आइडेंटिफिएबल होना चाहिए कि यही माल इंपोर्ट किया गया था। मतलब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा एक्सपोर्ट करते समय कि यही माल हमने इंपोर्ट किया था। ठीक है, तीसरी बात, द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स एंड आफ्टर इंश्योरिंग दैट देयर इज नो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सपोर्ट बाय द प्रॉपर ऑफिसर। द गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ द गुड्स एंड आफ्टर इंश्योरिंग दैट देयर इज नो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सपोर्ट बाय द प्रॉपर ऑफिसर। गुड्स कह रहा है कि प्रॉपर एग्जामिनेशन किया गया और ये इंश्योर कर लिया गया कि उस पर कोई भी प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन उसके एक्सपोर्ट पे नहीं है, मतलब प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, द गुड्स शुड हैव बीन आइडेंटिफाइड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ असिस्टेंट ऑब्लिक डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम एज गुड्स व्हिच वर इंपोर्टेड। असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर भी ये बात सर्टिफाई करेंगे कि ये इंपोर्टेड गुड्स ही है। तो हम एक बार शुरू से बात करें कि क्या क्या कंडीशन है री एक्सपोर्ट पे ड्यूटी ड्रॉबैक होने की। गुड्स इंडिया में इंपोर्टेड होना चाहिए, इंपोर्ट करते समय उस पर ड्यूटी पे होनी चाहिए। आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि इंपोर्टेड गुड्स ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को ये बात सर्टिफाई करनी होगी, हाँ ये माल इंपोर्टेड था जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये प्रोहिबिटेड माल नहीं होना चाहिए। The goods should have been entered for export within 2 years from the date of payment of duty on the importation thereof. The period can be extended up to 2 years by CBEC or by the Commissioner of Custom. The goods should have been entered for export within 2 years from the date of payment of duty on the importation thereof. आप इंपोर्ट करने के 2 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट भी कर देंगे। ठीक है, द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years बाय सीबीएसई और बाय द कमिश्नर ऑफ कस्टम। 2 साल का नॉर्मल समय है, 2 साल की और एक्सटेंशन भी मिल जाती है, मतलब 4 साल तक भी हो सकता है। ठीक है, इंपोर्ट करने के कितने साल के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? तो आप बोलिए 2 साल, लेकिन अगर कमिश्नर चाहे या सीबीएसई चाहे तो 2 साल और एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2 साल के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको एक्सटेंशन नहीं मिली हुई है तो फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या हुआ है? इंपोर्ट करते समय जो टैक्सेस पे किए थे वो वापस ले लो एक्सपोर्ट करते समय। ठीक है, तो उसके लिए एक समय निर्धारित है कि आपको एक्सपोर्ट कब तक कर देना होगा, 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट कर देना होगा। ठीक है, आइए अब इस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और इनफैक्ट इसे रट लेना होगा, याद कर लेना होगा ये चार्ट। ठीक है, ये चार्ट क्यों याद कर लेना है? क्योंकि आपको इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे।
Re-export of duty paid on imported goods. Is it visible to everyone? Re-export of duty paid on imported goods. ठीक है, अब दो चीजें इसमें, गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस है या फिर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस है. ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे गुड्स इंपोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस. आइए हम लोग सिर्फ बिजनेस पर्पस वाला खोल लेते हैं. गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस. अगर बिजनेस पर्पस के लिए आपने गुड्स इंपोर्ट किया था और विदाउट यूजिंग इट आपने एक्सपोर्ट कर दिया. हमने क्या किया था, गुड्स इंपोर्ट किया था फॉर बिजनेस पर्पसेस और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया और सीधे हमने एक्सपोर्ट कर दिया. अगर आप विदाउट यूज एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक पता है आपको कितना मिल जाता है, एट द रेट ऑफ 98%. मतलब समझिएगा, आपने इंपोर्ट करते समय 1 लाख रुपए की ड्यूटी पे की थी. अगर आप उसी माल को एक्सपोर्ट कर दोगे बिना इस्तेमाल किए तो 98,000 रुपए आपको वापस मिल जाएगा. 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज की हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग द गुड्स फॉर बिजनेस पर्पसेस. आई डिडंट यूज इट, आई एक्सपोर्टेड इट. how much I'll get? 98,000 as duty drawback. Export less than is equal to 2 years from the date of payment of duty. एक्सपोर्ट लेकिन 2 साल के अंदर अंदर होना चाहिए. अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है तो जितना ज्यादा आप इस्तेमाल कर लेंगे ना उतना ड्यूटी ड्रॉबैक कम हो जाएगा. जितना कम आप इस्तेमाल किए होंगे ड्यूटी ड्रॉबैक उतना ज्यादा होगा. अगर आपने 3 महीने या उससे कम, 3 महीने या उससे कम आपने अगर इस्तेमाल किया है, ठीक है, हमने गुड्स इंपोर्ट किया और सिर्फ 2 महीने ही यूज करके उसको एक्सपोर्ट कर दिए, तो पता है आपको कितना वापस मिल जाएगा पैसा? 95%. ये रटना होगा बच्चों, ये याद करना पड़ेगा. ठीक है, इसको रट लीजिएगा इस चार्ट को. ठीक है, अगर 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने तक यूज किया है आपने टिल 6 मंथ तो 85%. तो देखिए ऐसे हो रहा है, हम लोग पहले तो ना ये पीरियड याद कर लेते हैं. 3 महीना, दूसरा 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 और 18 से ज्यादा. बच्चों याद करिए, ये तो बहुत आसान है. ठीक है, कैसे? अप टू 3, देन 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, greater 18. अब देखिए परसेंटेज कैसे चल रहा है. परसेंटेज 95, 85, 75. पहले 3 बार 5-5% कम हुआ. ठीक है, चौथी बार फिर ये 5% कम हुआ, फिर 5% और फिर 5%. 95, 85, 75 ये 3 बार पहले कैसे कम हुआ? 10-10%. फिर कैसे कम हो रहा है? 5-5%. याद कर लेते हैं. 95, 85, 75, देन 70, 65, 60. और 18 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करके अगर आप वापस करेंगे तो आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. आइए चलिए हम लोग याद करते हैं बच्चों. एक बार बिना देखे बोलिए, मेरी तरफ देखिए और बोलिए, ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलता है? अगर हमने बिजनेस यूज के लिए गुड्स लिया और बिना इस्तेमाल किए उसे हमने वापस कर दिया तो 98% मिल जाएगा. ठीक है, इस्तेमाल करके किया तो कितना इस्तेमाल किया इस पे डिपेंड करेगा. अगर हमने 3 महीने तक इस्तेमाल किया 95, देन 3 से 6 85, 6 से 9 75, 9 से 12 70, 12 से 15 65, 15 से 18 60 एंड ग्रेटर 18 मंथ कुछ नहीं मिलेगा. कोई दिक्कत? आइए, अगर गुड्स इंपोर्ट किया गया है पर्सनल पर्पसेस के लिए, बस यहां पे फोकस कीजिएगा. आप इसको देखिए, गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस. अगर आफ्टर यूज करते हो तो क्या होगा? विदाउट यूज करते हो तो क्या होगा? विदाउट यूज करते हो तो सेम कंडीशन इज हियर. ड्यूटी ड्रॉबैक 98%, री एक्सपोर्टेड इमीडिएटली. 98% आपको मिल तो जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक, लेकिन एक्सपोर्ट इमीडिएटली होना चाहिए. 2 साल का समय आपको यहां पे नहीं मिलता. तुरंत इंपोर्ट किए, तुरंत ही कुछ दिन में एक्सपोर्ट कर दिए.
अगर पर्सनल पर्पसेस का है। बिजनेस पर्पसेस का है तो 2 साल रखा हुआ भी था, बिना इस्तेमाल किए आप एक्सपोर्ट कर दोगे, 98% दे देंगे आपको ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, अगर इस्तेमाल कर लिए हो पर्सनल गुड्स को तो पहले क्वार्टर में ही हो आप। ठीक है, इफ यू आर इनटू द फर्स्ट क्वार्टर तो 96%, इफ यू आर इनटू द सेकेंड क्वार्टर आफ्टर इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट करने के बाद अगर 2 महीना हुआ है तो आप पहले क्वार्टर में हो, 4 महीना हो गया तो आप दूसरे क्वार्टर में हो। ठीक है, अगर इंपोर्ट करने के 4 महीने बाद आप वापस दोगे तो 92% हो जाएगा, देन इट विल बी 92%। थर्ड क्वार्टर में 88, देन 84। अब आप देखिए यहां पे कितना परसेंटेज गिर रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। 96 याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए 4% गिरते जाएगा, 96 से 92, देन 88, देन 84। याद रहेगा, पहले क्वार्टर का याद कर लीजिए 96, ठीक है, और फिर 4% घटाते जाइए, 96 से 92, देन 88, देन 84। ठीक है, अब अगले साल अगर दूसरे साल के पहले क्वार्टर में हो, मतलब इस्तेमाल किए कितना समय हो गया, 12 महीने से ज्यादा और 15 महीने से कम, तो आप दूसरे साल के पहले क्वार्टर में हो। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड ईयर का फर्स्ट क्वार्टर? व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड ईयर का फर्स्ट क्वार्टर? 12 महीने से ज्यादा हो चुका है, 15 महीने के अंदर अंदर हो आप, 12 महीने से लेके 12 महीने से एक्सीडिंग 15 महीने तक, इतना अगर इस्तेमाल हो गया है, इंपोर्ट किए इतना समय हो गया है, तो अब क्या होगा, 81% मिलेगा। बेसिकली अब 3% डिडक्ट हुआ है, 84 से 3 घटाए 81, देन अगेन 3 घटाइए 78, 75, 72। तो यहां पहले साल तक होता है -4, फिर होता है -3। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा था, 18 महीने टोटल था, जिसमें से पहले -10% हो रहा था 50% तक, मतलब 3 तक, और 3 स्लैब तक फिर कितना हुआ, -5%। यहां 6 स्लैब बन रहा था, यहां 8 स्लैब बन रहा है। ठीक है, 8 स्लैब में कैसे हो रहा है, पहले 4 स्लैब में -4 और अगले 4 स्लैब में -3। यहां पे 6 स्लैब बन रहे थे तो पहले 3 स्लैब में -10 और अगले 3 स्लैब में -5%। याद रहेगा, आराम से याद रहेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये सारी बातें याद रहेंगी। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद अगर पर्सनल यूज के लिए आपने गुड्स इंपोर्ट किया है तो 2 साल के बाद भी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, अगर सीबीईसी या फिर कमिश्नर चाहे तो, मतलब उनकी परमिशन मिल जाए तो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर बिजनेस वाला गुड्स पर्पस है तो 18 महीने के बाद फिर नहीं मिलता, लेकिन अगर पर्सनल पर्पस है तो इसके बाद भी मिल जाएगा, अभी और भी चांसेस है, पर्सनल पर्पसेस में इसके बाद भी मिल जाएगा। आइए दिखाएं आपको, गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस आफ्टर यूज री एक्सपोर्टेड आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, देन विद द प्रायर परमिशन ऑफ सीबीसी डीडीबी कैन बी क्लेम्ड एज पर द फॉलोइंग परसेंटेजेस। क्या परसेंटेजेस है देखिए, अब तीसरे साल में हर क्वार्टर में 2.5 घटेगा। पहले एक साल में कितना घट रहा था, 4, फिर 3, अब 2.5, 72 से 2.5 घटाइए, -2.5% घटेगा हर बार। तो 69.5 होगा, फिर 2.5 घटाइए 67, अगेन 2.5 64.5, अगेन 2.5, दिस विल बिकम 62। ईयर 4 में अब कितना घटेगा, 2 घटेगा। ठीक है, 2 डिडक्ट कीजिए, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट नॉट अलाउड, ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड इज नॉट अलाउड इफ दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड, ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी पेड इज नॉट अलाउड इफ दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड।
वियरिंग अप्रैल, टी चेस्ट, ये पर्सनल पर्पसेस के लिए है। अगर आपने पर्सनल पर्पसेस के लिए इन आइटम को इंपोर्ट किया है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ इंपोर्ट गुड पेड इज नॉट अलाउड इफ दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड। वियरिंग अप्रैल आप मंगाते हैं, टी चेस्ट मंगाते हैं। टी चेस्ट क्या होता है? ये लकड़ी का डब्बा होता है जिसमें चाय पत्ती आती है, ठीक है, उसको कहा जाता है टी चेस्ट। वुडन बॉक्सेस होते हैं बड़े बड़े, इसी में एक्सपोर्ट किया जाता है टी वगैरह। तो हमने टी चेस्ट मंगाया है, यानी लकड़ी का डब्बा मंगवाया है जिसमें चाय भेजेंगे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट सिनेमेटोग्राफ फिल्म पास बाय द बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर इन इंडिया। अनएक्सपोर्ट फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स। अगर इनको पर्सनल पर्पसेस के लिए मंगाया गया है तो ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको री एक्सपोर्ट करने पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। चलिए, हम लोग ने तो बहुत पढ़ा अभी डीबीके के बारे में, ड्यूटी ड्रॉबैक। चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब डीबीके के। Calculate the amount of duty drawback allowable under section 74 of the Custom Act 1962 in the following cases. Salman imported a motor car for his personal use and paid rupee 5 lakh as import duty. The car is re-exported after 6 months and 20 days. 6 महीना 20 दिन में उसको री एक्सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। 6 महीना 20 दिन का मतलब क्या हुआ? पहले साल के हम कौन से क्वार्टर में हैं? ईयर 1। विच क्वार्टर? ईयर 1 आई एम इन थर्ड क्वार्टर, ठीक है। अगर 3 महीने तक होता तो पहला क्वार्टर, 6 महीने तक होता तो दूसरे क्वार्टर में। 6 महीना 20 दिन हो गया ना, तो तीसरे क्वार्टर में आ चुके हैं, ठीक है। पहले क्वार्टर में 96% मिलता है, दूसरे क्वार्टर में 92 और तीसरे क्वार्टर में 88, 4% कम होते जाता है, ठीक है। तो 96, 92 देन 88, यहां पे 88% मिलेगा हमको। तो हाउ मच आई विल गेट? 88% ऑफ 5 लाख रुपीज, यानी कि 4,40,000 आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? बी देखिए, निशा इंपोर्टेड वियरिंग अप्रैल एंड पेड 50,000 एज इंपोर्ट ड्यूटी. As she did not like the apparel, these are re-exported after 20 days. क्या कहता है? Nisha imported wearing apparel and paid 50,000 as import duty. As she did not like the apparel, after these are re-exported after 20 days. अच्छा, एक चीज हम और यहां पे बता दें, ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इन दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड। यहां पे बेसिकली पर्सनल पर्पसेस नहीं लिखना था, आई रोट इट रॉन्ग। यहां पे क्या होना था? आफ्टर यूज अगर हो रहा है तो। ड्यूटी ड्रॉबैक कब नहीं मिलता है? इफ यू आर ट्रांसमिटिंग इट, री एक्सपोर्टिंग इट आफ्टर यूज, वेदर फॉर बिजनेस पर्पसेस और फॉर पर्सनल पर्पसेस, ठीक है। अगर आपने यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया है तो हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक यहां पे नहीं देते हैं। तो निशा ने इंपोर्ट किया था वियरिंग अप्रैल, 50,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी और उसको कपड़े अच्छे नहीं लगे और उसने 20 दिन बाद एक्सपोर्ट कर दिया वापस। तो अब पर्पस, अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि यूज किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसे केस में एज्यूम कर लीजिए आफ्टर यूज। अगर आफ्टर यूज आपने एज्यूम कर लिया है तो आप कहेंगे कि यहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक नील होगा। लेकिन अगर विदाउट यूज था तो आपको डीबीके मिलेगा। कितना मिलेगा? 20 दिन का मतलब हो गया पहले क्वार्टर में ही आपने वापस कर दिया, ठीक है, पहले साल के पहले क्वार्टर में। तो ऐसे केस में 50,000 रुपए का 96% आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, सुपरटेक लिमिटेड इंपोर्टेड 10 कंप्यूटर सिस्टम पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑफ 50 लाख. Due to some technical problem, the computer system were returned to foreign supplier after 2 months without using them at all. 50 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी पे किए थे और 2 महीने बाद ही आपने वापस कर दिया। 2 महीने बाद वापस करने का मतलब क्या हुआ? अप टू 3 मंथ, ठीक है। और अप टू 3 मंथ वाला देखिए, ये सुपरटेक कंप्यूटर 10 कंप्यूटर सिस्टम
ठीक है, सुपर टेक लिमिटेड है, बिजनेस पर्पस होगा, क्लियर है ये। अप टू 3 मंथ कितना मिलता है? अप टू 3 मंथ कितना है? अच्छा, विदाउट यूजिंग द मेटॉल है, विदाउट यूजिंग द मेटॉल है तो 98% मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन 7। विथ रेफरेंस टू ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड imported goods under section 74 of the Custom Act 1962, answer in brief the following question. What is the time limit for re-exportation of goods as such? अगर गुड्स को आप एज सच री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज द टाइम लिमिट? ठीक है, टाइम लिमिट इज 2 years और 2 year के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है। What is the rate of duty drawback if the goods are exported without use? 98% मिलता है। बिना यूज किए अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो चाहे वो पर्सनल पर्पसेस के लिए इंपोर्ट हुआ था या बिजनेस पर्पसेस के लिए, 98% मिल जाता है। बस अंतर ये है कि अगर बिजनेस पर्पसेस के लिए था तो 2 साल तक आप वापस दे सकते हैं, पर्सनल पर्पसेस के लिए था तो एक्सपोर्ट आपको इमीडिएट करना पड़ेगा। Is duty drawback allowed on re-export of wearing apparel without use? अगर वियरिंग अप्रैल आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिना यूज किए तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। ठीक है, वियरिंग अप्रैल पे कब नहीं मिलता है? व्हेन यू आर डूइंग इट आफ्टर यूज। ठीक है, विदाउट यूज किए अगर किए हैं तो मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 98% मिलेगा, मिलेगा भी 98%। ठीक है, goods which are exported, goods which are exported, exported goods named in all industry DDB list, ऐसे समझिए। there are 2 lists for duty drawback, एक है ऑल इंडस्ट्री रेट और दूसरा है ब्रांड रेट। ऑल इंडस्ट्री रेट और ब्रांड रेट। अब ध्यान दीजिएगा कब ऑल इंडस्ट्री रेट एप्लीकेबल होता है, कब ब्रांड रेट एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए एक्सपोर्टेड गुड्स, इसकी एक लिस्ट है, ऑल इंडस्ट्री रेट किन किन प्रोडक्ट्स पे लगता है। अगर आपका प्रोडक्ट उस लिस्ट में आता है तो आपके ऊपर ऑल इंडस्ट्री रेट लगेगा, यानी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक जो मिलेगा वो ऑल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, अभी कौन सी बात हो रही थी? सेक्शन 74 की, वो इंपोर्टेड गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इंपोर्टेड गुड्स के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलती है, वो एक अलग क्राइटेरिया है कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी कितना पे की थी उसका एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, ये गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, यानी कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, हमारे हिंदुस्तान का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलेगा ये सेक्शन 75 बताता है। कैसे मिलेगा? ऑल इंडस्ट्री रेट पे। ऑल इंडस्ट्री रेट किस पे अप्लाई किया जाता है? एफओबी वैल्यू पे। ठीक है, जो उसका ये ऑल इंडस्ट्री रेट प्रिस्क्राइब है 15%, 20%, 25%, वॉटेवर, वो एफओबी पे अप्लाई किया जाएगा और आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? इसके पहले सेक्शन 74 वो इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी का कितना परसेंटेज आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा वो पढ़ रहे थे। 75 में हम अपने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक की एक लिस्ट तैयार की गई है। ठीक है, कि किस प्रोडक्ट पे एफओबी वैल्यू का कितना परसेंटेज आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो मेरे ऊपर क्या लगता है? ब्रांड रेट। ये क्या है? अगेन एक दूसरी लिस्ट है।
ब्रांड रेट भी किस पे लगेगा, वही एफओबी वैल्यू पे लगेगा। अगर मेरे ऊपर ऑल इंडस्ट्री रेट लगता है और ऑल इंडस्ट्री रेट से जब हम कंप्यूट कर रहे हैं अपना ड्यूटी ड्रॉबैक, तो पता है जितना हमने एक उस माल को तैयार करने में हिंदुस्तान में टैक्सेस पे किया है, उसकी 80% की भी रिकवरी नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक पता है कितना बिना, 80,000 रुपया। ठीक है, मेरा ऑल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक बना 80,000 रुपया, जबकि हमने उस माल को तैयार किया था तो पता है कितना टैक्सेस हिंदुस्तान में पे कर रखा है। ड्यूटी ड्रॉबैक किसका सब्स्टिट्यूट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही तो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, और इनपुट टैक्स पता है मेरा कितना हो चुका है उस माल पे, 2 लाख रुपए का हो चुका है। तो बेसिकली बहुत कम रिकवरी हुई ड्यूटी ड्रॉबैक से। तो 2 लाख का पे 80,000 रुपए, मात्र 40% रिकवरी हुई। तो कह रहा है ऐसे में ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं लगेगा, अब आपके ऊपर क्या लगेगा, ब्रांड रेट लगेगा। ठीक है, इतनी बात। तो अब चार्ट को देखिए, गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट गुड्स का नाम ऑल इंडस्ट्री डीडीबी लिस्ट में है अगर, तो क्या लगेगा, ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक रेट लगेगा। ठीक है, और अगर नाम नहीं है उसका उस लिस्ट में, एआईआर वाली लिस्ट में नहीं है, तो उस पर ब्रांड रेट लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली ऐसे समझ लीजिए ड्यूटी ड्रॉबैक की 2 लिस्ट है, एक एआईआर लिस्ट है और एक ब्रांड रेट की लिस्ट है। अगर एआईआर नहीं लगता है तो ब्रांड रेट लगता है, लेकिन हाँ एआईआर अगर लगता है और ये समझ में आता है कि 80% की रिकवरी भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, इनपुट पे जितना टैक्सेस पे किया गया है उसके 80% की भी ड्यूटी ड्रॉबैक से रिकवरी नहीं हो पाई। अगर 80%, 1 लाख रुपए इनपुट टैक्स पे किया है हमने और 80,000 रुपए भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया ना, तो ठीक है, तब ऑल इंडस्ट्री रेट ही लगेगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए इनपुट टैक्स पे किया है और ड्यूटी ड्रॉबैक मेरा 80% से कम है, यानी कि मान लीजिए 79,000 आ रहा है, 79,900, तो ऑल इंडस्ट्री रेट अब नहीं लगेगा, तब ब्रांड रेट लगेगा। और ब्रांड रेट क्या होगा, ऑल इंडस्ट्री रेट से ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेरी रिकवरी हो जाएगी ऐसे केस में। तो अदरवाइज स्पेशल ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एप्लीकेबल। ठीक है, where the exporter has already filed a duty drawback claim under the all industry rate schedule, he cannot request for fixation of special brand rate for drawback. अगर मान लीजिए वो ऑलरेडी ऑल इंडस्ट्री रेट से ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रखा है, तो स्पेशल ब्रांड रेट के फिक्सेशन के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, thus the exporter should determine prior to export of goods whether to claim drawback under AIR or special brand rate. तो देखिए, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके पहले ही आपको ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आप ड्रॉबैक एआईआर के तहत लेंगे या स्पेशल ब्रांड रेट। आप एआईआर के तहत एक बार ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर देंगे तो फिर आप स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशल ब्रांड रेट एग्जैक्टली है क्या, हम आपको बताएं। एआईआर तो रेट फिक्स है, स्पेशल ब्रांड रेट क्या होता है, ये आपकी रिक्वेस्ट होती है टू गवर्नमेंट। ठीक है, आप बेसिकली कस्टम में रिक्वेस्ट करते हो कि देखिए मेरा इतना इतना टैक्सेस बनता है, मेरे लिए एक रेट बना दीजिए कि इस रेट पे हम आपको क्या देंगे, ड्रॉबैक देंगे, तो मोटा मोटी मेरा टैक्सेस पूरा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसी रिक्वेस्ट हम कब करते हैं, जब हमें समझ में आता है कि ऑल इंडस्ट्री रेट से मेरे इनपुट टैक्स रेट की रिकवरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, मेरा 80% पैसा भी वहां से नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जितना हम टैक्सेस पे करते हैं इनपुट पे, उसका 80% पैसा भी हमको वापस नहीं मिल पाता है ड्रॉबैक के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे में क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि मेरे लिए स्पेशल ब्रांड रेट क्रिएट कर दीजिए, ऑल इंडस्ट्री रेट जो आपका एप्लीकेबल है सभी पे, वो मेरे ऊपर अप्लाई ना करें। An exporter exported 2000 pair of leather shoes at 750 per pair, 2000 शूज 750 के रेट पे। ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक इज फिक्स्ड ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज 11% ऑफ एफओबी। अच्छा, जो ऑल इंडस्ट्री रेट होता है वो अप्लाई किस पे किया जाता है, एफओबी वैल्यू पे। ठीक है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ₹80 पर पेयर। अच्छा, ऑल इंडस्ट्री रेट में क्या कहा गया है, 11% एफओबी का होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 80 पर पेयर, 80 रुपए पर पेयर से ज्यादा आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एक्सपोर्टर फाउंड दैट द एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन इनपुट वाज 1,95,000, जबकि इंपोर्टर ने कितना इनपुट पे टैक्सेस पे कर रखा है, 1,95,000। He has approached you as a consultant to apply under Rule 7 of drawback rules for fixation of special brand rate. Advise him suitably. वो आपको कह रहा है कि मेरे लिए एक स्पेशल ब्रांड रेट बनवा दीजिए। ठीक है, क्या आप बनवा पाएंगे, तो देखते हैं 80% की रिकवरी हो जा रही है कि नहीं टैक्सेस की।
ड्रॉबैक का अमाउंट कितना होगा? 2000 इंटू 750 रुपए के रेट से वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो 2000 इंटू 750, ये हो गया एफओबी वैल्यू, इंटू 11% का रेट लगाइए, ये बन गया ड्यूटी ड्रॉबैक 1,65,000। लेकिन मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना हो सकता है? 80 पर पेयर, तो 2000 इंटू 80 इज 1,60,000। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ड्यूटी ड्रॉबैक 1,65,000 या 1,60,000 विच एवर इज लोअर ही मिलेगा, ठीक है। अगर 11% रेट के हिसाब से जाते हैं तो 1,65,000 हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है? 1,60,000 ही मिल पाएगा, क्योंकि 80 पर पेयर से ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलना है आपको। ये भी किस में लिखा है? ऑल इंडस्ट्री रेट में ही लिखा हुआ है, AIR में ही ये दिया हुआ है, 11% ऑन FOB सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹80 पर पेयर, ठीक है। तो ये मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक बना, ठीक है। अब मेरा इनपुट टैक्स का क्रेडिट, इनपुट टैक्स कितना पे किया? 195। या चेक कर लीजिए कितना परसेंटेज रिकवरी हो गई। 1,60,000 मिल जा रहा है 1,95,000 पे। 1,60,000 ड्यूटी ड्रॉबैक बना था मेरा, 1,95,000 में से 1,60,000 मिल गया, यानी 82.05% मिल गया, ठीक है। तो क्या वो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता है? नो, स्पेशल ब्रांड रेट कैन नॉट बी अप्लाइड, ही इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। स्पेशल ब्रांड रेट cannot be applied. निगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक आपको कब नहीं मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन ₹50। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 50 रुपए से कम है, इसका मतलब जैसे FOB वैल्यू जो है आपकी 2000 है और ड्यूटी ड्रॉबैक कितना है? ये है 2%। तो 2000 का 2% कितना हुआ? हमने 2000 रुपए FOB वैल्यू का माल एक्सपोर्ट किया है और 2% उसका ड्यूटी ड्रॉबैक रेट है, तो 2000 का 2% कितना हो गया? 40 रुपया। क्या आपको ड्यूटी ड्रॉबैक 40 रुपए का मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलता है? when it is 50 rupee or more, less than 50 रुपए पे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता, ये नहीं मिलेगा। तो यहां 40 रुपए हो रहा है, ये देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक 40 रुपए हुआ, लेकिन इसको हम बोलेंगे नील, ये मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना सबको? 50 रुपए से कम का ड्यूटी ड्रॉबैक आएगा तो नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ निगेटिव सेल, निगेटिव सेल किसको बोला जाता है? अगर एक्सपोर्ट वैल्यू जो होती है वो लेस देन मार्केट प्राइस, इंडियन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स होती है। इसका मतलब क्या है? ऐसे समझिए, एक्सपोर्ट वैल्यू इज लेस देन इंडियन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। इंडियन मार्केट प्राइस, इंडियन मार्केट प्राइस 1 लाख, FOB 80,000, ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट है 5%, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक कितना होगा? यहां पे नील होगा, मिलेगा ही नहीं। 80,000 का 5% ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इंडियन मार्केट प्राइस से कम है आपकी FOB, ठीक है। इंडियन मार्केट प्राइस से ज्यादा FOB होनी चाहिए, तभी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। इसको कहा जाता है निगेटिव सेल्स, मतलब सेल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडियन मार्केट प्राइस से कम पे कर रहे हैं। इफ सैंडविच क्रेडिट अवेल्ड, अगर आपने इनपुट टैक्स रेट ले लिया, ITC ले लिया है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। वो तो ITC की रिप्लेसमेंट है, या तो ITC ले लो और या तो ड्यूटी ड्रॉबैक ले लो। ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज मोर देन 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज मोर देन 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट।
मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 90,000, ठीक है, और FOB 1.5 लाख, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट है 25%, तो ड्यूटी ड्रॉबैक कितना होगा? 1.5 लाख का 25% कितना हुआ? 37,500। क्या आपको 37,500 मिलेगा? नहीं, 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से ज्यादा नहीं मिलेगा। 90,000 रुपए मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? सिर्फ 30,000 रुपए ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। समझ में तो आ रहा है ना सबको एक एक बात? ड्यूटी ड्रॉबैक मैक्सिमम कितना मिलता है? इंडियन मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट की 1/3 से ज्यादा नहीं मिलता। और अगर इंडियन मार्केट प्राइस कम ही है FOB से, इंडियन मार्केट प्राइस से कम FOB ही है आपका, तब तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहां FOB ज्यादा था, ध्यान दीजिए, जहां FOB ही कम है तब तो मिलेगा ही नहीं, तो वहां तो सीधे नील कर दिया हमने। कैलकुलेशन किया, 50 रुपए से कम आ गया तो भी नहीं मिलता। एक्सपोर्ट टू नेपाल इन भूटान एंड द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रिसीव्ड इन हार्ड करेंसी। अगर आप नेपाल भूटान में एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसे में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक तभी मिलेगा जब बदले में $, आया है, GBP आया है या पाउंड आया है। USD, GBP या फिर पाउंड आया है तभी। अगर नेपाल की करेंसी भूटान की करेंसी आई है तो आपको बेनिफिट यहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक का नहीं मिलेगा। तो नेपाल भूटान में एक्सपोर्ट नहीं माना जाता, ठीक है, फायदा नहीं मिलता है। नेपाल भूटान में जब आप माल बेचेंगे तो वो फायदा, एक्सपोर्ट बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब पैसे कहां आ रहे हैं? USD में, GBP में या फिर पाउंड में आ रहे हैं। Duty drawback as percentage on FOB is less than 1% unless the amount of DBK is more than or equal to ₹500। कहने का मतलब, अगर DDB का रेट लेस देन 1% है और अमाउंट भी लेस देन 500 है, तो ऐसे केस में नो DDB। रेट भी 1% से कम है और अमाउंट भी 500 रुपए से कम है, ठीक है, बात समझिए। FOB 40,000, DDB रेट 0.8%, कितना आएगा DDB? 0.8% इंटू 40,000, 320 रुपया मिलेगा DDB? नो DDB। क्यों? रीजन बताइए। रेट 1% से कम है और पैसा 500 रुपए से कम है। रेट 1% से कम था और पैसा भी 500 रुपए से कम था, इसलिए नहीं मिला, ठीक है। अब एक बात बताइए, FOB 40,000, ठीक है, DDB रेट 1.1%, ठीक है, DDB कितना हो रहा है? 40,000 इंटू 1.1% कितना होगा? 440। ₹440 हो रहा है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 500 रुपया से कम है, ध्यान दीजिएगा। मिलेगा? मिल जाएगा। कब नहीं मिलता है? रेट भी अगर 1% से कम होता और अमाउंट 500 रुपए से कम होता। ध्यान दीजिएगा, रेट 1% से ज्यादा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रेट 1% से कम और अमाउंट 500 रुपए से कम, दोनों कंडीशन, यहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। रेट 1% ज्यादा है, अमाउंट 500 रुपए से कम है, कोई बात नहीं, DDB मिलेगा। कितना? 440 रुपया अवेलेबल।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब बताइए, मान लीजिए एफओबी जो है आपका वो 4,000 रुपये है, ठीक है, और डीडीबी का रेट जो है वो 1.1% है। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 इंटू 1.1%, 44 रुपए मिलेगा कि नहीं? रेट बच्चों 1% ज्यादा है, अमाउंट 500 रुपए से कम है, लेकिन रेट 1% ज्यादा है, मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। क्यों? रेट 1% ज्यादा इसलिए नहीं मिलेगा। डीडीबी नॉट अवेलेबल। क्यों बच्चों, क्यों नहीं मिलेगा? 50 रुपया से कम अगर अमाउंट होता है तो मिलता ही नहीं। ये तो पहला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1। ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा, ये वाला पॉइंट लग गया। 50 रुपए से कम है तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। फिर से सुनिए, अगर 50 रुपए से कम है तो किसी हाल नहीं मिलेगा। 10% भी ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट था ना तो भी नहीं मिलेगा। अगर 50 रुपए से कम का अमाउंट है तो मिलेगा ही नहीं। अगर रेट 1% से कम है और अमाउंट 500 रुपए से कम है, दोनों चीज एक साथ हो गई, रेट 1% से कम और अमाउंट 500 रुपए से कम, तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडियन मार्केट प्राइस से कम में आप एक्सपोर्ट कर दिए हो, इंडियन मार्केट प्राइस से कम में आप एक्सपोर्ट कर दिए हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इंडियन मार्केट प्राइस से आप ज्यादा में एक्सपोर्ट किए हो तो भी एक बात का ध्यान देना है, 1/3 ऑफ द इंडियन मार्केट प्राइस से ज्यादा का आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। 1/3 ऑफ द इंडियन मार्केट प्राइस से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक का। और देखिए, ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इफ द एक्सपोर्टर इज ऑलरेडी अवेल द ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक और अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव। ठीक है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी, ड्यूटी ड्रॉबैक इज वन ऑफ द एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जो किसके बदले में मिलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट के बदले में। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बदले में सिर्फ इकलौता ड्यूटी ड्रॉबैक ही एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में और भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिए जाते हैं। अगर आप कोई भी दूसरा एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेते हैं अदर देन ड्यूटी ड्रॉबैक, तो फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे समझिए। कस्टम्स के हिसाब से आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ईदर टू गो फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, either to go for input tax credit or to go for duty drawback। ठीक है, अगर आप ड्यूटी ड्रॉबैक भी नहीं लेना चाहते हैं तो हाँ भाई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव की बात कही गई, आप वो ले लीजिए। ठीक है, तो आप कोई भी दूसरे एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेते हैं तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी नहीं मिलेगा। इफ द सेल प्रोसीड्स आर नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम अलाउड बाय आरबीआई, अगर आरबीआई ने जो समय निर्धारित किया उसके अंदर अंदर पैसे नहीं आए तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट exceeds the market value of exported good। कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड से ज्यादा का अगर ड्यूटी ड्रॉबैक ही हो गया तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? एफओबी 5 लाख रुपया है, 20% अगर उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट लगाएंगे तो 1 लाख रुपया होगा। इंडियन मार्केट प्राइस 50,000 रुपया है, नो ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मार्केट वैल्यू का मतलब इंडियन मार्केट प्राइस। ठीक है, इंडियन मार्केट प्राइस से ज्यादा का हो गया, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर इंडियन मार्केट प्राइस से कम की एफओबी हो जाती तो मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, यहां पे हम करते कैलकुलेशन कैसे होगा? 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपया, और जब हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं तो दिख रहा है 1 लाख रुपया ज्यादा हो गया, इंडियन मार्केट प्राइस से अधिक हो गया मेरा डीबीके। तो ऐसे केस में कोई भी डीबीके नहीं होता। ठीक है, सपोज यहां पे इंडियन मार्केट प्राइस
यहां पे इंडियन मार्केट प्राइस 1.5 लाख रुपया होता, तब अगर इंडियन मार्केट प्राइस यहां पे 1.5 लाख रुपया होता तब ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता कि नहीं मिलता? अगर इंडियन मार्केट प्राइस 1.5 लाख रुपया होता तब ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता। हाँ, एफओबी 5 लाख रुपए पे 20% निकालेंगे, 1 लाख रुपए, इंडियन मार्केट प्राइस उससे ज्यादा ही है, लेकिन इंडियन मार्केट प्राइस के 1/3 से ज्यादा भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता, ये भी तो एक कंडीशन है। तो 1.5 लाख का 1/3 कितना हुआ? 50,000 ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता, ना कि 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक कितना हो जाता? 1/3 ऑफ 1,50,000, दैट इज 50,000 ओनली। कंडीशंस को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से पढ़िएगा, एक एक एग्जांपल दे दिया है, आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे अच्छे से तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 9 देखिए। Computation of duty drawback. A exported a consignment under drawback claim consisting of the following items: 200 pieces of pressure stores mainly made of bean at the rate of 80 per piece. FOB वैल्यू उसकी है 16,000, तो 200 इंटू 80, यही 16,000 हुआ, और 4% इस पे FOB रेट है। 200 किलो ब्रास यूटेंसिल 200 पर केजी के रेट से एक्सपोर्ट किया गया है, FOB वैल्यू हो गई 40,000 रुपया, 200 इंटू 200 40,000, 24 रुपी पर केजी का ड्यूटी ड्रॉबैक रेट है। 200 केजी आर्टवेयर ऑफ ब्रास एट द रेट ऑफ 300, 60,000 इसकी वैल्यू हो गई, 200 केजी इंटू 300 60,000, 17.5% FOB पे ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 38 पर केजी। ऑन एग्जामिनेशन इन डॉक वेट ऑफ ब्रास आर्टवेयर वॉज फाउंड टू बी 190 kg। जब आपके डॉक को, मतलब आपके कार्टून वगैरह को क्या किया गया, एग्जामिन किया गया कस्टम में, तो वो देखा गया कि ये 200 किलो नहीं है, ये 190 किलो ही है, दिस वॉज 190 kg। तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक 190 किलो के हिसाब से ही मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। एंड वॉज रिकॉर्डेड ऑन द शिपिंग बिल, और 190 किलो को ही शिपिंग बिल पे रिकॉर्ड भी किया गया। कंप्यूट द ड्रॉबैक ऑन ईच आइटम एंड टोटल ड्रॉबैक एडमिसेबल टू द पार्टी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी FOB वैल्यू हो जाएगी 190 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 57,000। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं, 16,000 में तो 4% मिल ही जाएगा, 640। यहां पे केजी कितना था? 200 केजी इंटू 24, 200 इंटू 24, 4800। ठीक है, ये भी सही है। 17.5% आपको मिलेगा किसका? 17.5% इंटू 57,000। ठीक है, 17.5% इंटू 37,000, और दूसरा कैलकुलेशन होगा 190 केजी इंटू 38। 17.5% इंटू 37,000 या फिर 190 केजी इंटू 38, दोनों में से जो लोअर आ रहा है, ठीक है, दोनों में से जो लोअर आ रहा है वो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट बन गया यहां पे। इलस्ट्रेशन 10 देखिए। X Limited has exported following goods to USA. Discuss whether any duty drawback is admissible under section 75 of the Custom Act 1962. FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स दिया हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स और ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट। अच्छा ठीक है, चलिए ए प्रोडक्ट का देखते हैं। 2.5 लाख रुपया FOB वैल्यू है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स जो है इंडिया में वो 1,80,000 रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए का 30% कीजिए, 2.5 लाख का 30%, 75,000। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी, इंडियन मार्केट प्राइस से 1/3 से ज्यादा नहीं मिलता है, तो 1,80,000 का 1/3 करते हैं तो 60,000 रुपए ही आता है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 60,000।
ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। 1,00,000 रुपए का 0.75%, 1,00,000 का 0.75% करेंगे तो कितना आएगा 750 रुपीज। 50,000 रुपए का 1/3 तो वो तो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 750 का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलना चाहिए। क्या मिलेगा? 1% से रेट कम है। अगर 1% से रेट कम है और अमाउंट भी 500 से कम होता तब नहीं मिलता, यहां पे मिल जाएगा 750 आपको मिलेगा। सी, अच्छा सी क्या है? एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इज 8 लाख, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सी इज 9,50,000। इसको कहा जाता है निगेटिव सेल। दिस इज द केस ऑफ निगेटिव सेल। बेसिकली उस माल को जितने में इंपोर्ट किया जाता है उससे कम में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था ना निगेटिव सेल। एक्सपोर्ट वैल्यू यहां पे ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। इंपोर्ट वैल्यू इज लेस देन, एक्सपोर्ट वैल्यू इज लेस देन इंपोर्ट वैल्यू। इसको कहा जाता है निगेटिव सेल। हम उस माल को कितने में इंपोर्ट करते हैं उससे कम में बेच देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं होता। दिस इज द केस ऑफ निगेटिव सेल, यू विल नॉट बी अलाउड एनी ड्यूटी ड्रॉबैक हियर। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन मार्केट प्राइस से कम में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्ट यहां पे इस पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है कि इसकी इंपोर्टेड वैल्यू कितनी होती है, वो चीज नहीं दी हुई है। ठीक है, 1.5% 2,000 का देखिए, 1.5% 2,000 का, 2,000 का 1.5% होता है 30 रुपया। अब 50 रुपए से कम की कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती ही नहीं है, नो ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, इंडियन मार्केट प्राइस से ज्यादा अगर ड्यूटी ड्रॉबैक आ जाए तो नो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। इंडियन मार्केट प्राइस के 1/3 से ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता नहीं है। सुनिए क्या क्या कंडीशन है। इंडियन मार्केट प्राइस से अगर ड्यूटी ड्रॉबैक ज्यादा आ जाए तो मिलेगा ही नहीं। इंडियन मार्केट प्राइस के 1/3 से ज्यादा आ जाए तो 1/3 जितना मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, उस माल की इंपोर्ट वैल्यू से कम में हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। 50 रुपए से कम का ड्यूटी ड्रॉबैक होता है तो नहीं मिलता। रेट अगर 1% से कम हो और साथ में अमाउंट भी 500 रुपए से कम हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। नेपाल और भूटान में अगर आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूएसडी, जीबीपी और पाउंड के अलावा किसी करेंसी में पैसे आते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। आप ड्यूटी ड्रॉबैक के अलावा किसी और बेनिफिट को अवेल कर लेते हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता। अगर आपने इनपुट टैक्स रेट क्लेम किया है तो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलता। इलस्ट्रेशन 11 देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउएबल अंडर द कस्टम एक्ट 1962 इन द फॉलोइंग केसेस। जग्गी मेहता इंपोर्टेड अ कार फ्रॉम यूके फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए and paid 4,50,000 as import duty. However, the car is re-exported immediately without bringing it into use. Immediately आपने एक्सपोर्ट कर दिया बिना यूज किए, without bringing it to use, तो कितना मिलता है 98%। 98% और 4,50,000 मिल जाएगा। ठीक है, Meenakshi imported a music player from Dubai and paid 12,000 as import duty. ठीक है, she used it for 4 months but re-exports the same after 4 months. उसने म्यूजिक प्लेयर इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम दुबई। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये पर्सनल पर्पसेस था या बिजनेस पर्पसेस था, तो इसका आंसर अकॉर्डिंगली करिए। कोई भी एजम्पशन ले लीजिए। अगर आप पर्सनल यूज कहते हैं तो क्या होगा, बिजनेस यूज कहते हैं तो क्या होगा, क्या महीने बाद, 4 महीने बाद। 4 महीने का मतलब हो गया, अगर बिजनेस यूज कर रहे हैं तो पहले में कितना होता था 95, फिर उसके बाद हो जाता था 85, 3 महीने तक 95, 3 महीने से 6 महीने में 85। और अगर पर्सनल यूज वाला था तो रिफंड कितना होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक कितना होगा,
पहले क्वार्टर का 96, फिर 92% दूसरे क्वार्टर में, ठीक है। सी, XYZ लिमिटेड एक्सपोर्टेड 1000 kg ऑफ मेटल FOB 1 लाख रुपया। रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन सच एक्सपोर्ट इज 60 पर kg। मार्केट प्राइस ऑफ द गुड इज 40,000 इन द होलसेल मार्केट। FOB वैल्यू 1 लाख रुपया है, ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट है 60 रुपए किलो, तो किलो पे अप्लाई कीजिए, 1000 किलो पे कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000 रुपए ड्यूटी ड्रॉबैक बना। इंडियन मार्केट प्राइस 40,000 रुपए, 40,000 रुपए के माल पे ड्यूटी ड्रॉबैक 60,000 रुपए मिल जा रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक नील हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। इंडियन मार्केट प्राइस से ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं हो सकता। अगर इंडियन मार्केट प्राइस से ड्यूटी ड्रॉबैक ज्यादा है तो मिलेगा ही नहीं, और 1/3 से अगर ज्यादा होता है तो 1/3 जितना मिल जाता है उससे ज्यादा वाला नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे 1/3 से ज्यादा वाला केस नहीं है, यहां तो जितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है उससे भी ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा हो गया तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। So this was all about this chapter. We have completed with the chapter import export procedure, warehousing and duty drawback.